अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो निश्चित रूप से अशोक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो अशोक के शिलालेख गिरनार में भी है, कांधार में भी है, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्र में नहीं है। ठीक है ना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देता हूँ क्योंकि यह जरूरी है। जरूरी किस लिए है कि जो शिलालेख है 14 दीर्घ शिलालेख वो 8 जगहों से मिले हुए हैं। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में है। ठीक है, एक धौली और एक जौगढ़, दोनों को एक साथ आपको याद रखना है। ये देखिए धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में है। इन दोनों को ही कहा जाता है पृथक अभिलेख। क्या कहा जाता है? पृथक अभिलेख। फिर क्या है? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है ना। कालसी उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है। सोपारा महाराष्ट्र में, एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में, गिरनार काठियावाड़ गुजरात में। इसकी ट्रिक भी मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई है और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बच्चों को ये याद होगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का था, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य का था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो मौर्य। हमने ट्रिक भी बताया था, हसीन मासुक। क्या हमने बताया था? देखिए ह सी न मा सुक ऐसे करके बताया था। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, फिर इसके बाद में क से कण्व वंश। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहीं के आचार्य थे, यहीं के प्रोफेसर थे चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? भाई इंडिका था। ठीक है ना। इसी इंडिका के अनुसार भारत में 7 जातियां थी, जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार 4 वर्ण थे। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है किस ग्रंथ में? तो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस। ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन याद रखिएगा, सभी लोग कंफ्यूजन में मार देंगे अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र बिल्कुल गलत है। इंडिका सही जवाब है। देखिए मैं अर्थशास्त्र मारूंगा तो वो रेड हो जाएगा, देखिएगा कैसे गलत हो रहा है, आप लोगों को समझा भी दूं ताकि मैं सही कराऊं। इंडिका इसका सही जवाब है। देखिएगा इंडिका ग्रीन दिखाया ना, जबकि रेड मैंने मारा, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से आपको समझना है कि अर्थशास्त्र में ना ही चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख है और ना ही पाटलिपुत्र का उल्लेख है। तो याद रखिएगा इंडिका में पाटलिपुत्र का उल्लेख है, क्योंकि इंडिका मेगस्थनीज की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? तो प्राकृत भाषा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन मतलब दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया था कि अब इसके नाम पर बहुत सारे चाहते तो शासक राज कर सकते थे। हालांकि अशोक भी योग्य ही था, बिंदुसार भी योग्य ही था, लेकिन अशोक के बाद धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न के नेक्स्ट सेट लेना पड़ेगा और वो सेट नंबर 4 है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा? अभी हमने बताया ना 7 जातियों में बांटा था या 7 श्रेणियों में, तो 7 ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और उसमें अगर हम बात करें तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद एवं शासक वर्ग, ये 7 वर्गों में उसने बांटा था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां हैं, इसमें कूटनीतिक चालों का वर्णन है। तो पूछ देता है कि नंद वंश के खिलाफ अर्थात घनानंद के विरुद्ध कूटनीतिक चालों का वर्णन किस में किया गया है? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र में। तो राजनीतिक नीतियां हैं सही ऑप्शन।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका नहीं था, सिंघल, ठीक है ना, पुराना नाम सिंघल है, श्रीलंका। याद रहे ये पड़ोसी देश था। पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों के बारे में दूसरे अभिलेख में, दूसरे शिलालेख में वर्णन मिलता है। इसके अलावा 13वें शिलालेख में भी वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर है। अब एक एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया कि मैं गलत करूंगा तो रेड दिख जाएगा, अब जो ग्रीन दिख रहा है वही आंसर सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था। ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का, मिट्टी का। देखिए इनका जो महल था खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है कि लकड़ियों की चार दीवारी थी, खंभे थे, तो वो लकड़ियों का बना हुआ था, ठीक है ना। तो लकड़ियों का बना हुआ था, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पटना में एक स्थान है कुम्रहार, ठीक है ना, वहाँ की खुदाई में लकड़ी के स्तंभ, लकड़ी के चार दीवारी के बारे में पता चला है। नेक्स्ट प्रश्न है बराबर अर्थात गया जिला में बाराबर की पहाड़ियाँ हैं, गुफाओं पर किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो गुहा लेख के बारे में पढ़े थे कि गुहा लेख 3 हैं, ठीक है ना। उन गुहा लेखों को अशोक ने किनको दान में दे दिया था, आजीवक संप्रदाय को दे दिया था। तो आजीविकों को यहाँ पर आंसर होगा, आजीविकों ने आश्रय के रूप में उसको ग्रहण किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है किस अभिलेख ने यह साबित होता है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो देखिए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य में एक ही अभिलेख है जो कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह भी उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था और जिसको उसके राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, ऐसा करके मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पुष्यमित्र के बारे में और नहीं पुष्यमित्र नहीं सॉरी पुष्यगुप्त, पुष्यमित्र शुंग तो शुंग वंश का स्थापना करता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, नाम देखिए थोड़ा एक ही जैसा लगता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ में लगभग 4 सम्राट के बारे में मिलता है उल्लेख, जो कि मुझे 3 याद है कि एक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, एक अशोक हैं और एक आपके पुष्यगुप्त के बारे में मिलता है। तो आप याद रखिएगा। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मगध का सम्राट उन्होंने भाब्रू स्तंभ में बताया है, जबकि रुक्मिणी देवी को आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पर 1/6 से 1/8 कर दिया था उन्होंने घटाकर। क्वीन स्तंभ मतलब रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख है, यहाँ पर भाब्रू सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। याद रखिएगा स्वयं को मगध का सम्राट कहता है, ठीक है ना, देख लीजिए मगध का सम्राट, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, आप लोग कर चुके होंगे। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। तो यहाँ पर सेंड्रोकोटस है ना, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 1 का 2। बिंदुसार को अमित्रघात, अमित्रोचेटस, तो अमित्रघात 3, तो दूसरे का बी का 3 है। अशोक को देवानाम पियदस्सी, तो यहाँ पर पियदस्सी लिखा है, तो यहाँ पर 1 हो गया। और विष्णुगुप्त को तो दुनिया जानती है चाणक्य के नाम से, कौटिल्य के नाम से। तो यहाँ पर आप 2, 3, 1, 4 सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो 2, 3, 1, 4 जहाँ भी होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। नहीं भी ऑप्शन की जरूरत है, आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आंसर हम लोगों को चूज करना ही होगा। तो हमने क्या क्या कहा था भाई, 2, 3, 1, 4, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो देखिए अगर साम्राज्य किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है साम्राज्य किसे कहते हैं। तो साम्राज्य जब बहुतायत क्षेत्र पर किसी एक ही शासक का शासनकाल होता है तो उसे साम्राज्य कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण तक अपना साम्राज्य फैला लिया था, इसलिए साम्राज्य कहते हैं। अदरवाइज इनसे पहले भी हर्यक वंश, सुनाग वंश और नंदवंश थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित किए थे, तो आंसर सही होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए
20 क्वेश्चन आज भी होगा, मतलब 40 क्वेश्चन टोटल हो गए हम लोगों के। 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन और बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेवल 5, उत्तराखंड में अशोक का एक अभिलेख स्थित है। देखिए अभी पिछले ही वीडियो में, पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया कि कालसी, तो सही आंसर क्या होगा, कालसी। उत्तराखंड में कौन सा है, कालसी है, ठीक है ना। एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, पढ़ चुके हैं हम लोग। मानसेहरा शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, ठीक है ना। ऐसे करके 8 के 8 हमने बताया था, एक था धौली, एक था जौगढ़, ये दोनों को पृथक अभिलेख कहते हैं, और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया, तुरंत क्वेश्चन लग जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो कलिंग विजय 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वां शिलालेख सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया, और स्ट्रैबो लिखते हैं कि पराजित करने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसको कार्नेलिया भी कहते हैं, उनका विवाह किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों का उपहार सेल्यूकस निकेटर को दिया। सही ऑप्शन है 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो देखिए अशोक के अभिलेख यह बताते हैं कि यह जनता के संपर्क में रहता था, तो सही ऑप्शन अशोक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। अरे बौद्ध धर्म अपना लिया, रक्तपात का नीति छोड़ दिया, तो ये देखिए सदैव के लिए त्याग कर दिया, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को समाप्त कर दिया, और भेरी घोष के जगह धम्म घोष की बात करने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। प्राकृत भाषा, और लिपि कौन सी है भाई, ब्राह्मी लिपि, बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारे सेट का अंतिम क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन का एक अलग सेट लेंगे, जिसमें कि पीसीएस लेवल तक के प्रश्न उसमें होंगे। अंतिम प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में इनको शूद्र कहा गया है, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथों में इनको क्षत्रिय कहा गया है, और मुद्रा राक्षस में इनको वृषल कहा गया है। तो मुद्रा राक्षस सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रश्न समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।